हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिवम मिश्रा और आज हम प्रैक्टिकल अप्रोच में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में हम कितने टाइप्स की बेल एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। तो बेसिकली अगर हम अपने क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड में देखें तो जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं बेल के लिए जो डिस्कस किया गया है वो 436 ऑफ द CRPC, 437 में भी बेल के बारे में बताया गया है, 438, 439, 389, ये सब कुछ रिलेवेंट सेक्शंस हैं जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारी बेल के बारे में बताती है। अगर हम बात करें 436 के बारे में तो 436 ऑफ द CRPC में हम वो बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिस पे हमको बेलेबल ऑफेंस में हमको बेल लेनी होती है और ये एप्लीकेशन हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। मतलब अगर बेलेबल ऑफेंस में जब हम मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अगर हम बेल के लिए प्रेयर करते हैं तो जो रिलेवेंट सेक्शन है वो 436 ऑफ द CRPC है। बेलेबल ऑफेंस और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो हम बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे वो 436 ऑफ द CRPC में फ़ाइल करते हैं। दूसरे सेक्शन जो 437 है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में अगर हमारे अगेंस्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस का एलिगेशन लगाया गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस और अगर हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब हम बेल को फाइल करेंगे तो 437 में हम फाइल करेंगे। बेलेबल ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में 436 ऑफ द CRPC में बेल एप्लीकेशन को फाइल करेंगे और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में हम 437 ऑफ द CRPC में बेल एप्लीकेशन को फाइल करेंगे। ये मेजरली ज़्यादातर यूज होने वाले बेल एप्लीकेशंस होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात अगर हम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो इसके लिए जो सेक्शंस दिया गया है 439 के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। 439 में अगर जिसे हम रेगुलर बेल भी बोलते हैं, रेगुलर बेल वो होती है जैसे जब हम जुडिशियल कस्टडी में होते हैं और हमारी बेल अगर लोअर कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट के द्वारा डिसमिस की जा चुकी होती है और हम जुडिशियल कस्टडी में होते हैं तो उस बेल जो हमारा रिजेक्ट की जा चुकी है उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में 439 में क्या करते हैं, बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो 439 में हम जो बेल एप्लीकेशन देंगे उस समय हम जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे और हम कोर्ट ऑफ सेशन में हम बेल एप्लीकेशन 439 में अप्लाई करते हैं। इसकी सिचुएशन इसे हम रेगुलर बेल भी कहते हैं। मतलब जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में हमारी बेल अगर लोअर कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से जब डिसमिस हो जाती है तो उस आर्डर के अगेंस्ट में हम सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं वो 439 में हम बेल एप्लीकेशन को फाइल करते हैं। सेम अगर वहाँ सेशन कोर्ट से भी हमको रिलीफ नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी 439 में ही हम बेल के लिए प्रेयर करते हैं। और एक बेल के लिए और सेक्शंस होते हैं जिसे 438 भी कहा जाता है, जिसे एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है, इसे प्री अरेस्ट बेल भी प्रैक्टिकली बोला जाता है। मतलब जैसे कि 439 और 437 इन दोनों सिचुएशंस में जिसे रेगुलर बेल कहा जाता है, इन दोनों सिचुएशंस में हम जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में हम जुडिशियल कस्टडी में नहीं होते हैं। हम बाहर से बेल के लिए प्रेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे अगेंस्ट में हमको डर है, अप्रीहेंशन है कि पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, झूठे केस में हमको फंसाया जा सकता है, तो उन सब सिचुएशंस पे हम क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, इसका डायरेक्ट जुडिक्शन जो होता है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट होता है, वहाँ पे हम बेल के लिए प्रेयर करते हैं। लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें तो एंटीसिपेटरी बेल पहले तो यूपी में था ही नहीं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में यूपी में ये एप्लीकेबल है। और एंटीसिपेटरी बेल गैंगस्टर के केस में आप नहीं ले सकते, जिसमें डेथ सेंटेंस का प्रोविज़न उसमें भी नहीं ले सकते। एक लिमिटेशन है, इसके बारे में भी हम आने वाले आगे कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन रिसेंटली अगर हम और भी अपडेट देना चाहेंगे तो यूपी गवर्नमेंट ने मुझे ऐसा लगता है कि वन वीक बिफोर, अभी एक पिछले हफ्ते में ही यूपी गवर्नमेंट ने जो प्रपोज़ल जो बताया है कि पास्को के केसेस में और रेप केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा, ऐसा वो प्रपोज़ल दिया जा रहा है। तो एंटीसिपेटरी बेल का भी ज़्यादातर प्रैक्टिकली हम लोग कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसे हम प्री अरेस्ट बेल, बाहर से जमानत के लिए हम एंटीसिपेटरी बेल, इसका जुडिक्शन कोर्ट ऑफ सेशन में होता है। तो ये 4 तरीके की बेल होती हैं। 436 मजिस्ट्रेट कोर्ट में, 437 मजिस्ट्रेट कोर्ट में, 436 में बेलेबल ऑफेंस के लिए और 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा 438 में हम कोर्ट ऑफ सेशन में, लेकिन हम ये बाहर से जमानत लेते हैं, इसे एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में 438 में हम बेल के लिए जाते हैं। 439 में हम रेगुलर बेल कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन हम जुडिशियल कस्टडी में होते हैं। एक और बेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमारे CRPC के सेक्शन 380
9 में बताया गया है। 389 में जैसे ट्रायल कोर्ट जब हमको कन्विक्ट कर देती है, जब हमको सज़ा दे देती है, लेकिन अगर हमारे जो हमको सज़ा दी गई है वो बेलेबल ऑफेंस में था और इसके पहले हम बेल पे थे, तो हम उस आर्डर के अगेंस्ट में हम अपीलेट कोर्ट में जाने के लिए हमको क्या करती है, कोर्ट हमको बेल देती है, जिसके बारे में प्रोविज़न 389 सब क्लॉज 3 सेक्शन ऑफ CRPC में दिया गया है। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर हमको जो सज़ा मिली है वो 3 साल तक की पनिशमेंट है और इसके पहले हम बेल पे थे, तो भी हमको अपीलेट कोर्ट में जाने के पहले हमको क्या करती है, वो ट्रायल कोर्ट हमको जमानत पे देती है। ये इसका भी प्रोविज़न हमारे CRPC में दिया गया है। ये भी प्रोविज़न है जो जमानत के बारे में हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है और प्रैक्टिकल अप्रोच में इसका भी यूज़ होता है। एक और बेल के बारे में प्रोविज़न दिया गया है जो हमारे CRPC के 436A में बताया गया, जिसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में बताया गया, जैसे कि अगर ट्रायल चल रहा है और हम जुडिशियल कस्टडी में हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे अगेंस्ट में चोरी का आरोप लगाया गया है 379 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जहाँ पे मैक्सिमम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और हम 1.5 साल से ज़्यादा जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो भी 436A में हमको बेल के बारे में प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आधे से ज़्यादा सज़ा, जैसे अगर हम आधी सज़ा अपना पूरा कर चुके और हम जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो हमको बेल मिलना चाहिए। इसके बारे में जो डिस्कशंस किया गया वो 436A में डिस्कस किया गया। और भी देखेंगे तो वैसे तो डिफ़ॉल्ट बेल का भी प्रोविज़न है 167 सब क्लॉज 2 में, जहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 60 डेज़ और 90 डेज़ में अगर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाता है, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाता है, तो भी हमको डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न होता है। वैसे डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में भी 60 डेज़ 90 डेज़, जैसे गैंगस्टर के केसेस में 180 डेज़ उसका रिमांड पीरियड है, 60 डेज़ 90 डेज़ एप्लीकेबल नहीं है। और भी ऐसे PMLA के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसमें भी इसका जो 60 डेज़ 90 डेज़ का प्रोविज़न्स नहीं है, उसमें भी और बड़े हैं। तो डिफ़ॉल्ट बेल का भी लेकिन प्रोविज़न है। एक इंटरिम बेल का भी प्रोविज़न हम लोग ज़्यादातर कोर्ट में देखते हैं। इंटरिम बेल जैसे 498 का मामला, जैसे कि डाउरी का जो प्रेजेंट टाइम में जैसे मामले होते हैं, उसमें अगर हम देखें प्रैक्टिकल अप्रोच में तो उनके रिलेटिव्स को तो कोर्ट रेगुलर बेल दे देती है। 437 में हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं हस्बैंड साइड में, उसको बेल आसानी से मिल जाती है ज़्यादातर केसेस में। हम वैसे तो बेल ग्रांट करना कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, लेकिन ज़्यादातर मामले में हम जो देखते हैं वो कोर्ट क्या करती है, उनके पेरेंट्स को दे देती है और हस्बैंड को इंटरिम बेल दे देती है। इंटरिम बेल मतलब देने का सेंस ऐसा है कि जैसे कि अगर वो चाहती है मीडिएशन के लिए मामला चला जाए, इंटरिम बेल दे दी जाती है। जैसे SC ST के केसेस में हम एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेते, लेकिन जब हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि SC ST का जो कोर्ट में जो होता है या फिर पास्को के जो केसेस होते हैं, उसमें अब जो प्रोविज़न है वो जो जिसने FIR लिखा है, कंप्लेनेंट, उसको सुनने का राइट है, पहले उसको भी सुना जाए। तो इस सिचुएशंस में क्या होता है, जब हम कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो कोर्ट क्या करती है, जब तक उसको नोटिस दी जाए, कोई डेट लगती है, तो उस ड्यूरेशन पे हमको इंटरिम बेल पे छोड़ देती है।